नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम चंद्रशेखर है। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आप लोग आज के सेशन में देख रहे हैं, हम कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र या एग्रीकल्चर एंड एलाई सेक्टर की बात करने वाले हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन सी खबरें हैं और किस पर हमें चर्चा करनी है या बात करना है। सबसे जो पहली खबर है एमएसपी से संबंधित है, न्यूनतम समर्थन मूल्य या मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो एक बार इसको देख लेते हैं और उसके बाद इसका जो बैकग्राउंड है उसको हम पूरा समझ लेंगे। बाकी सारी बातें आप लोगों के लिए यहाँ पर लिखी हुई समझ ही रहे हैं। देखिए चर्चा में क्यों है, तो केंद्र सरकार ने गेहूं सहित जो 5 अन्य रबी की फसल है उनके न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की है। और चूंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य में सरकार के द्वारा वृद्धि की गई है तो न्यूनतम समर्थन मूल्य चर्चा में रहा है, इससे संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं। मैं ऐसा कह रहा हूँ कि पूछे जा सकते हैं। तो एक बार न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। संक्षेप में हम इसे एमएसपी कह रहे हैं, ठीक है। यह वह न्यूनतम समर्थन मूल्य है जिस मूल्य पर सरकार किसानों से जो उनका खाद्यान्न है, उत्पादित खाद्यान्न खरीदने का वादा करती है। अब चूंकि वादा करती है तो स्वाभाविक सी बात है कि ये किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए दिया जाता है। किसानों को सरकार ने ये कहा कि भैया आप एक काम करिए, उत्पादन करिए। किसानों ने कहा चलिए उत्पादन कर लेंगे, लेकिन उत्पादन के लिए हमें ऋण तो चाहिए, तो सरकार ने इसके लिए व्यवस्था किया। अब मान लीजिए उत्पादन हो गया, उत्पादन होने के बाद क्या, उत्पादन बड़े पैमाने पर हो गया, किसान के पास रखने के लिए जगह नहीं है, तो किसानों ने कहा कि मान लीजिए एक खेत में हम लाख रुपए लगा करके उत्पादन कर रहे हैं और वो जो लाख रुपया हमने लागत के रूप में या इन्वेस्ट किया है, जिसे आगत कहते हैं, हमने बैंक से ऋण लेकर के किया है या लोन लेकर के किया है। हमारी फसल अगर समय पर नहीं बिकी या हमारी फसल का सही मूल्य नहीं मिलेगा तो फिर हम उत्पादन करके करेंगे क्या? क्योंकि जो व्यापारी हैं या बिचौलिए हैं वो हमसे कम मूल्य पर खरीदते हैं। यानी कि जो हमारी उत्पादन लागत है, प्रॉफिट की तो बात छोड़ ही दीजिए, उत्पादन लागत से भी कम मूल्य पर खरीदते हैं, ठीक है। तो सरकार ने कहा कि आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, हम आपको एमएसपी दे रहे हैं, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य हिंदी में कहें तो, यानी कि इससे कम रेट पर हम आपसे नहीं खरीदेंगे। अब सवाल ये है कि इससे अधिक मूल्य पर क्या खरीदा जा सकता है? अधिक मूल्य पर खरीदा जा सकता है, बाजार में आप अधिक मूल्य पर बेच सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि किसानों ने जब सरकार के सामने ये प्रस्ताव रखा, अपनी परेशानी बताई, तो सरकार ने कहा ठीक है। और सरकार ने ये कहा कि अगर आपकी फसल बाजार में, ठीक है, कम मूल्य पर बिक रही है तो जो हमने निर्धारित किया है इस निर्धारित मूल्य पर या उससे अधिक मूल्य पर हम आपसे खरीद लेंगे। हाँ, बाजार में ये हो सकता है कि एमएसपी से कम रेट पर भी बिक रहा हो या अधिक रेट पर भी बिक रहा हो, ऐसी संभावना है, ऐसा हो सकता है। अब चूंकि सरकार इसके माध्यम से किसानों को लाभ देना चाहती है, तो लाभ देने के लिए सरकार और फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कि किस फसल का चुनाव किसान करेगा और मार्केट में किस फसल की डिमांड है, इस बात को ध्यान में रख करके यदि सरकार बुआई से पहले इसकी घोषणा करेगी तब तो किसानों को फसलों के उत्पादन में चयन की स्वतंत्रता मिल पाएगी। यानी कि किस फसल का उत्पादन करना है और किससे उसे उस किसान को ज़्यादा लाभ होगा। जब सरकार पहले इसकी घोषणा करेगी तब उस फसल का चयन करेगा, उसका उत्पादन करेगा और उसका लाभ किसान को मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि बुआई से पहले एमएसपी की घोषणा सरकार के द्वारा कर दी जाती है। अब आप लोगों को ये भी समझना है, ठीक है, इसकी घोषणा तो हो गई, लेकिन सुझाव किसने दिया? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग इसके लिए सुझाव देता है। और सुझाव देने के बाद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली, ठीक है, आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडल होती है, आर्थिक मामलों की केंद्रीय मंत्रिमंडल समिति, यह अंतिम रूप से निर्णय लेती है। तो सुझाव देने का कार्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। वर्तमान समय में 22 फसलों पर, हालांकि इसमें वृद्धि और कमी देखी जाती है, 22 फसलों पर एमएसपी लागू किया जा रहा है।
लागू है, आप ऐसे कह लीजिए। अब इसको लागू करने के लिए सिद्धांत क्या होता है, यानी कि कितना दिया जाएगा। तो देने के लिए तीन सूत्र हैं, ठीक है, उसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक, A2 FL, ठीक, और इसके साथ साथ C2। अब ये तीनों क्या हैं, इनको वहीं पर चल करके मैं बताऊंगा। न्यूज़ आप लोगों ने समझ लिया, इससे संबंधित जो बातें थी, महत्वपूर्ण बातें, वो आप लोगों ने समझ लिया। अब लागू करने के लिए MSP जब सरकार उसकी घोषणा करती है तो कई सारे कारक होते हैं, उनको ध्यान में रख करके MSP का निर्धारण करती है या MSP बढ़ाती या घटाती है। मान लीजिए बाज़ार में, थोड़ी देर के लिए सोचिए कि मोटे अनाज की डिमांड ज़्यादा है लेकिन उत्पादन उसका कम है। तो ऐसी स्थिति में अगर मोटे अनाजों पर सरकार MSP बढ़ा देगी तो किसान मोटे अनाज का उत्पादन करेंगे, तो जो डिमांड और सप्लाई, यानी कि उत्पादन होगा तभी सप्लाई होगी, और चूंकि उत्पादन नहीं हो रहा है इसलिए सप्लाई नहीं हो रही है। तो अब सरकार ने MSP बढ़ा दिया तो डिमांड और सप्लाई के बीच में जो गैप देखने को मिल रहा था, अब वो गैप कम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, हो सकता है कि वैश्विक बाजार में भी उसकी डिमांड हो, तो उसको ध्यान में रख करके, और मान लीजिए कि जो इन्फ्लेशन है उसे भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। अगर अचानक से 100 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, ऐसा सोच लीजिए, प्रति किलो के हिसाब से या क्विंटल के हिसाब से मान लेते हैं, सरकार ने किसी ऐसे खाद्यान्न की जो MSP है बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, तो वो फसल अब मार्केट में महंगी हो जाएगी, और महंगी हो जाएगी तो एक व्यक्ति, यानी कि जिसकी आय निम्न है, निम्न आय वर्ग वाला व्यक्ति क्या अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब ये है, उपभोक्ता को भी ध्यान रखना है बाज़ार में उसका रुझान क्या है, यानी कि वस्तुओं की कीमतें क्या हैं, उसकी कीमतें क्या हैं, ये भी देखना होगा, इन्फ्लेशन को भी देखना होगा। ऐसे कई सारे कारक हैं, उन सभी कारकों को ध्यान में रख करके तब जा कर के MSP में कमी या वृद्धि की जाती है, उसका निर्धारण किया जाता है। ठीक है, तो इससे संबंधित जितनी बातें थी वर्बली हम लोगों ने समझ लिया। अब आगे बात कर लेते हैं। वह न्यूनतम मूल्य गारंटी है जिस पर सरकार किसानों से सूचीबद्ध का मतलब जो इसमें लिस्टेड है, जिस पर MSP दी जा रही है, फसलें खरीदती है। 22 फसलों के लिए घोषित है। अच्छा, अब सरकार की तरफ से खरीदने का काम कौन करता है? क्या मोदी जी जाते हैं और कहते हैं कि भैया कितना हुआ, कितना पैदावार किए हो, दे दो, मैं खरीद लेता हूँ? ऐसा तो नहीं है। तो फिर करता कौन है? इसके लिए हमारे देश में FCI है, और FCI के द्वारा, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा खरीदा जाता है। खरीद करके FCI उसको सुरक्षित रखता है, यानी कि खरीद, भंडारण, और फिर आवश्यकता होती है तो राज्यों को वितरित किया जाता है, राज्यों तक भेजा जाता है। और राज्यों में जो फेयर प्राइस शॉप हैं, उचित मूल्य की दुकान जिसे आप कहते हैं, कोटा से सामान लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो जो वितरण की दुकानें हैं वहाँ से फिर उपभोक्ताओं तक वितरण किया जाता है, जो उसके लाभार्थी हैं। ध्यान रखेंगे, जो लाभार्थी हैं। तो 22 फसलों के लिए घोषित किया जाता है। इसमें कितने फसलें शामिल हैं? तो 14 खरीफ की फसलें हैं, जैसे कि धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, नाइजर सीड और कपास, ये सभी हैं। 6 रबी की फसलें हैं, जैसे गेहूं कह लीजिए, जौ, चना, मसूर, रेपसीड, सरसों, रेपसीड या सरसों कह लीजिए, कुसुम है। 2 वाणिज्यिक फसलें हैं, जैसे जूट और खोपरा का मतलब नारियल, सूखा हुआ नारियल। अन्य इसमें तोरिया, छिलका रहित नारियल के इत्यादि इन सब के लिए भी दिया जाता है। तो इससे संबंधित बातों को आप लोगों ने समझ लिया। कुछ और बातें यहीं पर हैं। देखिए, MSP की सिफारिश कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा किया जाता है। अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली जो आर्थिक मामलों की केंद्रीय मंत्रिमंडल समिति है वो लेती है। मूल्य की घोषणा बुआई से पहले होता है, बुआई के मौसम से पहले होता है। किसानों के खरीद के लिए नोडल एजेंसी है FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब ये 3 तरीके हैं, A2 प्लस FL और C2। A2 का मतलब क्या है? A2 का मतलब वास्तविक लागत जो सरकार, जो किसानों ने खर्च किया है, जैसे बीज, उर्वरक, ठीक है, सिंचाई के लिए खर्च किया है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे रसायनों के लिए श्रम, ईंधन, ये सब कुछ, ये वास्तविक लागत है ना। तो वास्तविक कार्यों पर बीज बिना इसके तो होगा नहीं, इस पर जो खर्च किया गया है इसको कहा गया है कि यह A2 है, यानी कि A2 में शामिल है। ठीक है,
प्लस FL यानी कि A2, ये तो सारी चीज़ें शामिल हैं, प्लस यहाँ पर देखिए FL कहा जा रहा है। FL का मतलब फैमिली लेबरर। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है। तो प्रचंड बेरोजगारी कहाँ पर? कृषि कार्य में। कृषि कार्य में कैसे? एक छोटा सा खेत का टुकड़ा है, इस खेत के टुकड़े पर परिवार का अगर एक व्यक्ति भी कृषि कार्य करेगा तो भी उतना ही उत्पादन होगा। लेकिन चूंकि परिवार में 5 सदस्य हैं तो ये पांचों सदस्य मिलकर के, मान लीजिए 5 हैं, ये सभी मिलकर के कृषि कार्य कर रहे हैं। तो ये जो बाकी 4 लोग लगे हैं, इनको क्या कहेंगे? ये बेरोजगारी के शिकार हैं। ऐसा तो लग रहा है कि ये संलग्न है, कृषि कार्य कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये बेरोजगार हैं। और इसी को क्या कहा जाता है? प्रचंड बेरोजगारी। अगर इनको यहां से हटा दिया जाए तो भी उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो अब सोचिए, हम यहां पर कह रहे हैं कि ये सभी लोग जो काम कर रहे हैं ये फैमिली लेबरर हैं, यानी कि घर के सदस्य हैं, और इनकी तो कुछ मजदूरी होती है। अगर यही मजदूरों को लगा करके कार्य किया जाता, उन्हें मजदूरी देनी पड़ती। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो अवैतनिक, क्या उनको वेतन मिल रहा है? नहीं। अगर ऐसा किसी ने कह दिया कि मैं खेत में काम कर रहा हूँ, मुझे वेतन दे देना या मजदूरी दे देना, तो बाबूजी कहेंगे कि लठ ले करके चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, खाना नहीं खाते हो घर पे। वो वाली स्थिति यहाँ पर है। तो अवैतनिक लेबर या पारिवारिक श्रम कह लीजिए, उसका अनुमानित मूल्य होता है कि 5 लोग अगर कृषि कार्य कर रहे हैं तो इन 5 लोगों को अगर दिया जाता तो कितना दिया जाता। ठीक है, ठीक है। वास्तविक लागत, ठीक। अब इन दोनों को मिला करके, यानी कि A2 प्लस FL, इसमें A2 भी शामिल है, FL भी शामिल है, प्लस C2। C2 का मतलब यह है कि मान लीजिए कि आपकी ज़मीन है, आप अपनी ज़मीन पर कृषि कार्य कर रहे हैं, तो उसका कुछ किराया तो होगा, प्लस हो सकता है कि दूसरे की ज़मीन पर आप कृषि कार्य कर रहे हैं तो उस पर भी तो आपको किराया देना होता होगा, या फिर आपने जो कुछ भी इस कार्य के लिए ऋण लिया है उस पर ब्याज आपको देना पड़ रहा होगा। तो इन सभी को मिलाकर के देखिए, A2 प्लस FL यानी कि C2 में A2 भी शामिल है, FL भी शामिल है, और टोटल मिलाकर के कहा जा रहा है कि A2 प्लस FL किसान की स्वामित्व वाली भूमि और अचल संपत्ति के लिए दिया गया किराया प्लस ब्याज। तो ये क्या है? टोटल मिलाकर के कहा जा रहा है। अभी हमारे देश में इसी के आधार पर, केवल इसके आधार पर दिया जाता है। ठीक है। और किसानों की जो मांग है वो ये है कि C2 प्लस 50% मिलना चाहिए। ठीक है। तो इससे संबंधित जो बातें हैं वो आप लोगों ने देख लिया। आगे बढ़ते हैं, कृषि क्षेत्र से ही संबंधित है, और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों के जीवन और आजीविका में सुधार के लिए 7 प्रमुख योजनाओं को मंजूरी दिया है। इस योजना का बजट कितना है? तो बजट निर्धारित किया गया है इतने करोड़ का। इसके साथ साथ अब ये देख लेते हैं कौन कौन सी नई कृषि योजनाएं हैं। संधारणीय बागवानी विकास, कृषि विज्ञान केंद्रों का सुदृढ़ीकरण, उनको सुदृढ़ करना है, मजबूत करना है। डिजिटल कृषि मिशन और खाद्यान्न के लिए फसल विज्ञान और पोषण संबंधी सुरक्षा, संधारणीय पशुधन, स्वास्थ्य और उत्पादन, कृषि शिक्षा प्रबंधन और सामाजिक विज्ञान को मजबूत करना, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। ये सभी 7 योजनाएं हैं जो नई हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद बात कर लेते हैं कृषि और संबद्ध क्षेत्रक। कृषि और संबद्ध क्षेत्रक के संबंध में जब हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कृषि कार्य, उसके अलावा वानिकी शामिल है, मत्स्यन शामिल है, पशुपालन शामिल है, ये सब कुछ, या फिर आप डेयरी की बात कर लीजिए, सब कुछ एलआई सेक्टर में आता है। यानी कि एग्रीकल्चर और एलआई सेक्टर, ये सब कुछ इसके अंतर्गत आता है, इसीलिए कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र कहा जाता है। अब इससे संबंधित एक एनएसओ की रिपोर्ट आई है, और इस एनएसओ की रिपोर्ट को आप कब से लेकर के कब तक देखेंगे? तो 2011-12 से लेकर के 2022-23 तक के लिए इसमें आंकड़े दिए गए हैं, और इसमें बताया गया है कि कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की स्थिति कैसी है। तो यहाँ पर देखें, चालू मूल्य पर अब 2 तरह के मूल्य होते हैं, एक आप कहेंगे स्थिर मूल्य और एक कहेंगे चालू मूल्य। ठीक है। अब यहाँ पर
आधार वर्ष लिया जाता है। जब हम कहते हैं कि रियल जीडीपी, तो रियल जीडीपी के हिसाब से आप आधार वर्ष के हिसाब से चलते हैं जब रियल जीडीपी की बात होती है। और जब करेंट प्राइस की बात होती है तो इसका मतलब उसमें इन्फ्लेशन शामिल है, जो वर्तमान समय में मूल्य चल रहा है। और जीडीपी डिफ्लेटर आप लोगों ने पढ़ा होगा। जीडीपी डिफ्लेटर जो इन्फ्लेशन है उसकी गणना के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिलहाल के लिए चालू मूल्यों पर वर्ष 2022-23 में कहा गया है ग्रॉस वैल्यू एडिशन। ग्रॉस वैल्यू एडिशन में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान कितना है? तो 18.2% है। अब ग्रॉस वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होता है इसको समझ लीजिए। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आपने कपास खरीदा, कपास की कीमत कितनी है? 100 रुपये का कपास है। इसका आपने धागा बनाया, ठीक है, धागा बनाया। तो धागा बनाया तो ये धागा कितने का हो गया? अब ये धागा 200 रुपये का हो गया। तो ऐसे समझिए इसमें आपने जो वैल्यू ऐड किया है, वैल्यू एडिशन आप कह लीजिए, ये 100 रुपये का किया है, ठीक है। इसी को कहा जा रहा है कि वैल्यू एडिशन, ग्रॉस वैल्यू एडिशन। फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए, इतना काफ़ी है। बाकी सारी चीज़ें आगे चल करके हम समझेंगे, जैसे जैसे टॉपिक आएंगे उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रकों के उत्पादन मूल्य में अलग अलग उप क्षेत्रकों के उत्पादन मूल्य की हिस्सेदारी कितनी रही है? तो केवल हम फसल उत्पादन की बात करें तो 62.42%। इससे ये पता चलता है कि हमारे देश में फसल का उत्पादन अधिक होता है, ठीक है। बाकी उससे संबद्ध जो क्षेत्रक हैं उनकी गतिविधियों को शामिल करते हुए, तो पहले जो था वो कितना था? 62.4% था। यहाँ पर देखा गया है कि घट करके ये कितना हो गया है? 54.3% हो गया है। वानिकी की हिस्सेदारी की बात करें तो ये लगातार वानिकी की हिस्सेदारी इसमें बढ़ी है। पशुधन और जो मत्स्यिकी है, लगातार इस क्षेत्र में भी वृद्धि हुई है, क्योंकि प्रोटीन के लिए हम लोग मत्स्यिकी और पशुधन पर निर्भर हैं, ठीक है। धर्म से भी जुड़ा मामला है, ठीक। कृषि आय बढ़ाने के कृषक आय बढ़ाने में समस्याएं कह लीजिए या बाधाएं कह लीजिए, कौन कौन सी बाधाएं रही हैं? तो हमारे देश में एक तो तकनीकी समस्याएं हैं। तकनीकी समस्याएं क्या क्या हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, और इसी से जोड़ करके आप जो हरित क्रांति है उसको जोड़ करके देखेंगे। कैसे जोड़ करके देखेंगे, चर्चा कर लेंगे। भारत में केवल 47% कृषि कार्य मशीनीकृत है, यानी कि जो आप जब भूमि सुधार की बात करते हैं तो भूमि सुधार में एक तो संस्थागत सुधार और एक तकनीकी सुधार। तो तकनीकी सुधार में आप इसकी बात कर लेते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पर देखिए केवल 47% कृषि कार्य मशीनीकृत है। अन्य विकासशील देशों से अगर तुलना करें, भारत भी एक विकासशील देश है, चीन भी एक विकासशील देश है, ब्राज़ील भी एक विकासशील देश है। तो जब हम इनसे तुलना करते हैं तो देखते हैं कि चीन में जो मशीनीकृत कृषि किया जाता है वो 60% है, ठीक है, जबकि ब्राज़ील में 75% कृषि कार्य मशीनीकृत है, यानी कि मशीनों का, आप ऐसे कह लीजिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। अनुसंधान और विकास कार्य की बात करें तो जीडीपी का कितना प्रतिशत हम आरएनडी पर खर्च कर रहे हैं, अनुसंधान और विकास पर? तो कृषि जीडीपी का केवल 0.4% ही हम अनुसंधान विकास, अब किस क्षेत्र में? तो कृषि के क्षेत्र में ही अनुसंधान और विकास पर खर्च कर रहे हैं, तो 0.4% है, जो बहुत ज़्यादा कम है। इसको बढ़ाना चाहिए ताकि हम जो कृषि कार्य है उसमें मशीनीकरण या टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकें और हम उत्पादन और उत्पादकता दोनों को भी बढ़ा सकें। यहाँ पर देखिए चीन, ब्राज़ील और इजराइल के मुकाबले काफ़ी कम है हमारे देश में, यानी कि कृषि जीडीपी का बहुत कम मात्रा या बहुत कम पैसा हम लोग कृषि कार्य के लिए अनुसंधान और विकास पर खर्च करते हैं। सिंचाई और संरचना की बात करें तो हमारे देश में पर्याप्त नहीं है, और हमारे देश में जो कुल बोए गए निवल क्षेत्र हैं, निवल क्षेत्रों का कि जो लगभग कहा जा रहा है 51% हिस्सा आज भी वर्षा जल पर निर्भर है। मैं इसे आराम से इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें याद हो जाएं, ठीक है। तो हमारे देश में जो बोया जा रहा है, फसलें बोई जा रही हैं, उसमें से 51% लगभग क्षेत्र अभी भी है प्रतिशत जो वर्षा जल पर निर्भर है। इसका मतलब ये है कि संक्षेप में और आसान भाषा में कहें तो हमारे देश में कृषि मानसून का जुआ आज भी है। अगर मानसून बढ़िया हुआ, वर्षा बढ़िया हुई, समय पर हुई तो ठीक है, नहीं तो ठीक है। आगे बढ़ें।
कॉब वेव परिघटना। अब ये जो कॉब वेव परिघटना है ये इसी से कोरिलेट है, यानी कि ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि कृषक आय बढ़ाने में समस्याएं क्या हैं। मान लीजिए तकनीकी समस्याएं हैं, यानी कि उत्पादन में देरी होगी और कृषि कार्य भी लेट होगा। यहाँ पर अनुसंधान और विकास पर आप खर्च कम कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि तकनीकी समस्याएं बनी रहेंगी। सिंचाई और संरचना हमारे देश में पर्याप्त नहीं है तो भी समस्याएं बनी रहेंगी, यानी कि डिमांड और सप्लाई के बीच में गैप बना रहेगा। और चूंकि डिमांड और सप्लाई के बीच में गैप बना रहेगा तो यह कॉब वेव जो परिघटना है एक आर्थिक, आप ऐसे कह सकते हैं, अर्थशास्त्र का एक सिद्धांत है। अब मान लीजिए हमारे देश में जो कृषि कार्य है लगभग मोटे तौर पर देखें तो 6 महीने का समय लगता है, और एक व्यक्ति ने, कोई भी किसान है, 6 माह तक आपने उत्पादन किया, फिर 6 माह तक, ठीक है, आपको रुकना पड़ेगा कि अगली फसल आ जाए। अब जब तक ये पता चल रहा है कि जो हमने उत्पादन किया यहाँ तक चलते चलते ये बेचारा दम तोड़ दिया, अब ये जो समय है इस समय के लिए खाद्यान्न हमारे पास कहाँ से आएगा। तो ये डिमांड दोनों के बीच में सोचिए कि अब डी और एस के बीच में गैप बढ़ जाएगा, और डी और एस के बीच में, इसको ऐसे देख लीजिए, ये डिमांड है और ये सप्लाई है, इन दोनों के बीच में गैप बढ़ गया। और गैप बढ़ गया यानी कि जो खाद्यान्न की कीमतें हैं वो बढ़ जाएंगी और जाल की स्थिति होगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो उत्पादन होने में समय लग रहा है, उत्पादन होने में लगने वाले समय की वजह से जो आपूर्ति है समय पर नहीं हो पाती, इसको कहते हैं कॉब वेव परिघटना। ठीक है, अब आप इन बातों को सोचिए कि उन बाज़ारों पर लागू होता है जहां उत्पादन में समय लगता है। जब हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करेंगे उत्पादन में समय लगेगा तो जो हमारा स्टॉक है वो नहीं रहेगा, और स्टॉक नहीं रहेगा तो इस वाले समय के लिए हम आपूर्ति कहाँ से सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, इससे संबंधित बातें समझ में आ गई। देखिए, खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं की कमी, अप्रभावी आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन जैसे कारकों की वजह से कॉब वेव परिघटना की उत्पत्ति होती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ें। अगली न्यूज़ देख लें कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में। आईकॉर ने कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना का स्वर्ण जयंती, ठीक है, स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन किया। अब आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपसे ये भी पूछ सकता है कि कब, कितने वर्ष बाद कौन सा मनाया जाता है। 25 वर्ष रजत, इसके बाद 50 वर्ष स्वर्ण, और फिर प्लैटिनम 75 वर्ष प्लैटिनम, और उसके बाद 100 वर्ष में शताब्दी। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखें कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में। स्थापना कब हो रही है? 1973 में गठित डॉक्टर मनमोहन सिंह मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर गठन किया गया था, और पहला जो कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया था तमिलनाडु कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, और 1974 में किया गया था। कोयम्बटूर के पुडुचेरी में ऐसा किया गया था, यानी कि स्थापित किया गया था। वित्त पोषण की बात करें तो 100% केंद्र द्वारा वित्त पोषित संस्थान है। अभिन्न अंग, अर्थात ये किसका अभिन्न है? अभिन्न अंग है, तो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली का ये अभिन्न अंग है। क्या कार्य करता है? तो यहाँ पर देखिए, कृषि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ज्ञान एवं संसाधन केंद्र के रूप में कार्य करता है। जिला स्तर पर कृषि और उससे संबद्ध जो क्षेत्र हैं, संबद्ध क्षेत्रों के बारे में हमने चर्चा किया। तकनीकी सहायता प्रदान करने वाला देश का एकमात्र संस्थान है। इसके साथ साथ लक्ष्य क्या है? कृषि और उससे जुड़े जो उद्यम हैं, सभी उद्यमों की बात कर लीजिए, जैसे डेयरी की ही बात कर लें, कपास उद्योग की ही बात कर लें। उद्यमों में स्थान विशिष्ट प्रौद्योगिकी, यानी कि क्षेत्र विशेष के आधार के साथ साथ स्थान विशिष्ट प्रौद्योगिकी, उस स्थान के लिए कौन सी प्रौद्योगिकी बेहतर है, यानी कि प्रौद्योगिकी मॉड्यूल का मूल्यांकन करने का कार्य, ठीक है, करता है। आगे बढ़े और क्या कह रहा है श्वेत क्रांति के बारे में। तो श्वेत क्रांति चर्चा में क्यों रहा है? तो केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने श्वेत क्रांति 2.0 के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी किया है। अब आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो श्वेत क्रांति है वो कब शुरू हुई थी? पहली, यहाँ पर दूसरी की बात हो रही है। जनसंख्या बढ़ रही है, और जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ जो डेयरी प्रोडक्ट हैं उनकी डिमांड बढ़ रही है, और चूंकि डिमांड बढ़ रही है तो हमें इस दिशा में पहल करने की आवश्यकता है। ठीक है, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0। 1970 के दशक में, 1970 में बात कर लें, वर्गीज कुरियन, जिन्हें भारत में
श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है, ठीक है। और उन्हीं के जयंती पर, ठीक है, उन्हीं के जयंती पर हमारे देश में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है, जो 26 जनवरी, ठीक है, पहले संविधान दिवस, विधि दिवस, जो भी कह लीजिए, ठीक है, 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये भी याद रखेंगे। अब आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मनाने का उद्देश्य क्या होता है। कोई भी दिवस जो मनाया जाता है, आखिर उसको मनाने का उद्देश्य क्या होता है, हम क्यों मनाते हैं, ठीक है। तो जागरूकता और उसकी डिमांड देखिए। तो 2.0 के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। उद्देश्य क्या है, भारत के डेयरी सहकारी क्षेत्र में बदलाव लाना। मानक संचालन प्रक्रिया जारी किसने किया है, तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा बोर्ड की हीरक जयंती पर आयोजित समारोह के दौरान ऐसा किया गया है। इसके साथ साथ और देख लें, राष्ट्रीय विकास बोर्ड, डेयरी विकास बोर्ड स्थापना किसने किया था, डॉक्टर वर्गीज कुरियन द्वारा 1965 में स्थापित किया गया था, ठीक है। साथ ही साथ राष्ट्रीय महत्व का संस्थान भी इसे घोषित किया गया है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को। ऑपरेशन फ्लड की बात करें, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति की भी बात कर लीजिए, तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के अधीन विकसित और इसे लागू किया गया है। कार्यक्रम की अवधि की बात करें तो 1970 से लेकर के 1996 तक था। कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप हमारे देश में बात की जा रही है, श्वेत क्रांति हुई। और इससे संबंधित जो डेयरी प्रोडक्ट के उत्पादन या दुग्ध उत्पादन के संदर्भ में बात करें, खास करके दुग्ध उत्पादन, भारत दुग्ध उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर है, ठीक है। न केवल पहले स्थान पर है, ये भी ध्यान रखेंगे। ऐसे कहा जा सकता है कि भारत दुग्ध उत्पादन में पहला स्थान रखता है या विश्व में प्रथम स्थान पर है। और आपसे प्रतिशत अगर पूछ लिया जाए तो विश्व का 25% केवल दूध भारत में उत्पादन होता है। जो जीडीपी में योगदान है 4 से लेकर के 4.5 से लेकर के 5% के आसपास जीडीपी में योगदान है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है महिला सशक्तिकरण को लेकर के और महिलाओं का योगदान इसमें कितना है, तो हमारे देश में लगभग 70% महिलाएं इस कार्य में संलग्न हैं, यानी कि 70% महिलाओं का महिला सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण भी आप कह सकते हैं। इससे संबंधित जो बातें थी वो हम लोगों ने देख लिया। श्वेत क्रांति 2.0 के संदर्भ में बात करें, मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आगामी 5 वर्षों में दुग्ध की खरीद को वर्तमान स्तर से बढ़ा करके हमें 50% तक ये ले जाना है, यानी कि वर्तमान में जितना है उससे 50% और बढ़ाना है। संगठित बाजार की पहुंच से दूर जो क्षेत्र हैं, संगठित बाजार जहां पर एक नियम के तहत लेन देन होता है, क्रय विक्रय होता है, उसको कह रहे हैं संगठित बाजार। संगठित बाजार की पहुंच से दूर जो क्षेत्र हैं, उन डेयरी किसानों को बाजार का पहुंच प्रदान करना या बाजार पहुंच प्रदान करना। संगठित क्षेत्र में डेयरी सहकारी समितियों की हिस्सेदारी को बढ़ाना भी इसका उद्देश्य है। और साथ ही साथ अनुमान ये लगाया गया है कि 2029 तक जो डेयरी सहकारी समितियां हैं उनसे दुग्ध को खरीद बढ़ा करके कितना कर लिया जाएगा, तो 1000 लाख किलोग्राम प्रतिदिन हो सकता है, या ऐसा बढ़ाने का अनुमान लगाया गया है। चलिए आगे बढ़ें। डेयरी संबंधी अवसंरचनाओं को मजबूती के लिए श्वेत क्रांति 2.0 के लक्ष्यों को राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। वित्तीय समावेशन की बात करें तो सहकारी समितियों के मध्य सहयोग पहल का राष्ट्रव्यापी स्तर पर विस्तार करने की घोषणा की गई है। और ये जो किया गया है, गुजरात में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे सफलतापूर्वक लागू किया गया था। लागू करने के बाद उसके रिजल्ट आ गए हैं, अब इसको विस्तार दिया जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे, पायलट प्रोजेक्ट का सीधा सा मतलब ये है कि प्रायोगिक तौर पर हम किसी योजना को लागू करते हैं और लागू करने के बाद उसकी सफलता को देखते हैं, उसकी कमियों को देखते हैं और उन कमियों को दूर करते हैं। एक छोटे से क्षेत्र में लागू करके हमें डेटा मिल जाता है, फिर उन कमियों को दूर करके उसे फुल फ्लैश में लागू कर देते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पर कहा गया है कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सफलतापूर्वक संचालित किया गया। कार्यक्रम के तहत किसानों को रुपे क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, यहाँ पर देखिए क्रेडिट कार्ड का मतलब है कि यह ऋण की बात कर रहा है, यह एक तरह का ऋण है। और यूपीएससी में प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि जो क्रेडिट कार्ड होता है क्या वो ऋण है, तो ऋण ही तो है।
जो आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, आपके पास नहीं पैसा है फिर भी आप पेमेंट कर पा रहे हैं, बैंक आपको सुविधा दे रहा है और देने के बाद इस पर वो आपसे इंटरेस्ट भी तो लेता है, ठीक है, तो इंटरेस्ट भी लेता है। तो ये कह रहा है रुपे किसान क्रेडिट कार्ड से ब्याज मुक्त, अब इस पर आपको ब्याज नहीं देना है, ब्याज मुक्त, आप ऐसे कह सकते हैं बिना ऋणाधार के, और चूंकि क्रेडिट कार्ड से कर रहे हैं तो वहाँ पर तो कोई बात ही नहीं है, ब्याज मुक्त, ठीक है। एक तो है बिना ऋण के, बिना ऋणाधार के, इसका मतलब ये हुआ कि आपने अगर ऋण लिया तो उसके बदले में बैंक के पास कोई सिक्योरिटी आप जमा करेंगे जिसे कोलेटरल कहते हैं, ठीक। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ब्याज मुक्त, और इसी तरह का ब्याज मुक्त मैंने आप लोगों से पहले भी चर्चा किया था कि जो स्ट्रीट वेंडर हैं, स्ट्रीट वेंडर के लिए शुरू किया गया था कि आप बिना ऋण आधार के सरकार से ऋण लीजिए और ऋण लेकर के अपना व्यवसाय शुरू करिए, क्योंकि कोविड-19 में आपका व्यवसाय बर्बाद हो गया था। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, डेयरी सहकारी समितियों को माइक्रो एटीएम वितरित किए जाएंगे, और माइक्रो एटीएम का मतलब ये है कि आप लोगों ने देखा होगा स्वैप, एक स्वैप मशीन होता है, आप अपना जो एटीएम कार्ड है वहाँ पर स्वैप करेंगे और पेमेंट कर देंगे, तो वो तो है पेमेंट के लिए। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि माइक्रो एटीएम वितरण, माइक्रो एटीएम वही स्वैप कार्ड है, एक व्यक्ति वहाँ पर है जो मशीन लेकर के बैठा है, आप अपना एटीएम कार्ड वहाँ पर स्वैप करेंगे और जो आपकी पहचान है, पहचान बिल्कुल वेरीफाई होने के बाद आपको वो व्यक्ति जितना आप विड्रॉ कर रहे हैं आपको पैसा दे देगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। डेयरी क्षेत्र की मजबूती के लिए पहले कौन कौन सी की गई हैं, तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, लागू करने का उद्देश्य ये है कि गाय की जो देशज नस्ल की जो गाय हैं उनका विकास और उनके संरक्षण को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम, इसका उद्देश्य है कि दूध और दूध से निर्मित जो उत्पाद हैं उनकी गुणवत्ता को बढ़ाया जाए और दूध की संगठित खरीद की हिस्सेदारी को बढ़ाना, आधारभूत अवसंरचनाओं को मजबूत करके पशुधन जो स्वास्थ्य है और स्वास्थ्य के साथ साथ रोग नियंत्रण कार्यक्रम, रोग नियंत्रण कार्यक्रम के साथ साथ टीकाकरण की भी बात है, ठीक है। तो टीकाकरण फिलहाल के लिए यहाँ पर देखिए, टीकाकरण के माध्यम से पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार करना, ताकि जैसे हम लोगों का टीकाकरण होता है वैसे ही इनका भी टीकाकरण, पशुओं का भी टीकाकरण, ताकि वह रोग के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर सकें, बीमार ना हो, और बीमार हो गई और गलती से कहीं वो, तो किसान का नुकसान होगा। पशुपालक अवसंरचना विकास निधि, इसका उद्देश्य है डेयरी प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन अवसंरचना स्थापित करने के लिए उद्यमी और निजी कंपनियों द्वारा निवेश को प्रोत्साहित करना या प्रोत्साहन देना। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो पशुपालक हैं, डेयरी किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण भी उपलब्ध किया जा रहा है ताकि वह इस क्षेत्र में और ज़्यादा निवेश कर सकें। आगे बढ़ें, एग्रीटेक के बारे में बात करें तो एग्रीटेक का मतलब होता है, यहाँ पर देखिए, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का प्रयोग, जैसे कहते हैं ना आप एडुटेक का मतलब एजुकेशन के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का प्रयोग। फिनटेक यानी कि फाइनेंस के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का प्रयोग। तो फाइनेंस के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का प्रयोग क्या है, आप मोबाइल से एक QR कोड आपने स्कैन किया और पेमेंट आपने कर दिया, टेक्नोलॉजी का ही तो प्रयोग है। तो उसी तरह से यहाँ पर कहा गया है कि कृषि के क्षेत्र में एडुटेक क्या है, आप अपने मोबाइल में बैठ करके मेरी बकबक सुन रहे हैं, है ना, आराम से अपने घर में बैठे हैं, जहाँ कहीं भी बैठे हों। कंबल में तो अब बैठने का समय रहा नहीं, फिलहाल के लिए उतनी ठंडी है कि सुबह शाम तो मामला चल ही रहा है। तो सुबह शाम भी अगर आप ठंडी में बैठ करके कंबल में देख रहे हैं तो क्लास आपके मोबाइल में है, मोबाइल में आप देख पा रहे हैं। तो एजुकेशन के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है तभी तो ये संभव है, इसी को कहा जा रहा है कि एडुटेक। अब यहाँ पर एग्री यानी कि एग्रीकल्चर, कृषि के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का प्रयोग यानी कि एग्रीटेक। अब ये क्या है देखिए, विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एग्रीटेक शेपिंग एग्रीकल्चर इन इमर्जिंग इकोनॉमी टुडे एंड टुमारो नाम से एक रिपोर्ट जारी किया है। अब इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है ये समझ लीजिए। कहा गया है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की AI फॉर एग्रीकल्चर इनोवेशन पहल का परिणाम है, ठीक है। और परिणाम क्या है देखिए, AI फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है, AI फॉर एग्रीकल्चर इनोवेशन
तो यहाँ पर AI फॉर AI इसका मतलब है। ठीक, अब इस पहल का उद्देश्य क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से एग्रीटेक जो सेवाएं हैं उन सेवाओं को हमें बढ़ावा देना है। अब इससे संबंधित जो पहल हैं उन पहलों को देख लीजिए। कृषि क्षेत्र में एग्रीटेक की भूमिका का विभाजन 3 क्षेत्रों में किया गया है, 3 रूपों में किया गया है। क्या क्या किया गया है? बुद्धिमत्तापूर्ण फसल की स्मार्ट फार्मिंग की जाएगी AI के माध्यम से, फार्म गेट टू फोर्क, ठीक है। इसके अलावा सहायक के रूप में डेटा योजना बनाना, और डेटा योजना जितना हमारे पास डेटा होगा, जितना बढ़िया परिष्कृत डेटा होगा, उस डेटा का प्रयोग करके कृषि क्षेत्र में उतना हम प्रयोग कर पाएंगे और उसका लाभ ले पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एग्रीटेक के लिए भारत सरकार की जो पहलें हैं या भारत सरकार ने जो पहल किया है, कौन कौन से पहल किए गए हैं इसको देख लेते हैं। अंतरिक्ष कृषि मौसम विज्ञान और भूमि आधारित अवलोकन परियोजना, इस परियोजना की शुरुआत 2005 में की गई थी और इसके माध्यम से कृषि उत्पादन का पूर्वानुमान लगाने का कार्य किया जा रहा है। जैसे उपज के संबंध में अनुमान लगाना, उपज संबंधी अनुमान में सुधार, और सुधार करने के लिए भी एक और किसान पहल शुरू की गई है। अब इसके बारे में हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, कुछ और बातें यहाँ पर देख लें। कृषि डेटा एक्सचेंज, और ऐसा पहली बार किया गया है, भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है जो कृषक सेवाओं के लिए शुरू किया गया है। साथ ही साथ प्राथमिक जो डेटा है, प्राथमिक डेटा सेट, इसमें शामिल क्या है? किसान की पहचान करना, जियो टैग, ठीक है, जियो टैग फॉर्म लोकेशन सैटेलाइट के माध्यम से, बोई गई जो फसल है फसलों का डेटा एकत्र करना, और ये सभी पहल इस क्षेत्र में की गई हैं एग्रीटेक के क्षेत्र में। कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र की भी स्थापना, और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का प्रौद्योगिकी आधारित ये समाधान है। कार्य क्या कर रहा है? कृषि में साक्ष्य आधारित निर्णय लेने में मदद करना। इसका प्रयोग कहाँ पर और कैसे किया जा रहा है? जैसे AI का प्रयोग किया जाएगा, रिमोट सेंसिंग का प्रयोग किया जाएगा, ये आप लोगों ने साइंस टेक में पढ़ा होगा, ठीक है। रिमोट सेंसिंग का प्रयोग किया जाएगा, भौगोलिक सूचना प्रणाली आदि का प्रयोग किया जाएगा और इसके माध्यम से कार्य किया जाएगा। आगे बढ़ें, कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का उपयोग कैसे किया जा रहा है? तो रिमोट सेंसिंग और इमेजिंग के माध्यम से उपयोग क्या करेंगे, किन क्षेत्रों में करेंगे? तो जो कीट हैं और जो बीमारियां हैं उनका शीघ्र हम पता लगा पाएंगे, और पता लगाने के बाद भूमि का उपयोग करेंगे, मैपिंग करेंगे, और इससे कृषि को और अधिक हम प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जैसे जीपीएस का आप प्रयोग करते हैं, उसका भी प्रयोग कृषि क्षेत्र में किया जा रहा है। उपयोग जैसे खेत है, बीज, उर्वरक की बात कर लीजिए, इन संसाधनों का उच्च सटीकता के साथ उपयोग किया जा सकेगा। साथ ही साथ मौसम पूर्वानुमान, यदि आप मौसम का पूर्वानुमान लगा पा रहे हैं तो अभी हम लोगों ने डेटा देखा कि लगभग 51% हमारा किस पर, वर्षा जल पर निर्भर है। तो क्लाउड की क्या सिचुएशन है, वेपराइजेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, वर्षा सही समय पर होगी या नहीं होगी, जो संघनन होना चाहिए संघनन हो रहा है, और संघनन के बाद वो वर्षा जल के रूप में कब पृथ्वी पर वापस आएगा, उसके लिए उपयुक्त दशाएं बन रही हैं या नहीं बन पा रही हैं, ये सब कुछ टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम पता लगा पाएंगे। और जब इसका अध्ययन कर पाएंगे तो अध्ययन का मतलब ये है कि किसानों को सही समय पर जानकारी दी जा पाएगी कि भैया आप अपनी बीज या आप अपनी फसल के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए, अपनी बीज को तैयार कर लीजिए, इसके और इसके बीच में वर्षा होगी तो उस समय का लाभ किसान को मिल पाएगा। आर्टिफिशियल तरीके से यूँ कह सकते हैं कि सिंचाई के माध्यम से उसे अपनी फसलों का उत्पादन बढ़ाने पर जोर नहीं देना पड़ेगा। आपको सिंचाई के लिए जो अन्य साधन हैं वर्षा जल के अलावा उन पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यहाँ पर देखें, उपयोग अग्रिम चेतावनी प्रणाली, जलवायु परिवर्तन के प्रभावी निगरानी, यानी कि जलवायु में क्या परिवर्तन होने वाला है, टेम्परेचर बढ़ेगा और बढ़ेगा तो क्या गेहूं की फसल जो लगभग 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान सहन कर सकती है, क्या उतना उपयुक्त है या उससे टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने वाला है तो उस कृषि पर या फसल पर क्या प्रभाव होगा, इत्यादि इत्यादि। आगे बढ़ें, IoT यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सक्षम वेयर हाउसिंग और स्मार्ट लॉजिस्टिक्स,
ठीक है। इसका उपयोग कहाँ पर किया जाएगा? किसानों को बाजार से जोड़ने और भंडारण के साथ साथ ट्रांजिट के दौरान फसल के नुकसान को कम किया जाएगा। तो जो फसलें जल्दी बर्बाद हो जाती हैं, नुकसान कृषक को झेलना पड़ता है, उसमें कमी आएगी, यानी कि किसानों की बचत अधिक होगी। एआई और संवर्धित वास्तविकता के संदर्भ में बात करें तो इसका उपयोग फसल संबंधी जो योजना है, हाइपर लोकल मौसम पूर्वानुमान की मौसम की स्थिति क्या है और उपज का पूर्वानुमान आदि के लिए किया जाएगा। तो इससे संबंधित जो बातें थी उन बातों को हम लोगों ने समझ लिया और इसके बाद अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आप लोगों को सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएं।